नमस्कार दोस्तों, न्यू डायरेक्शन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर 2022। ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है जहां हम जनवरी से लेकर अक्टूबर तक सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हरियाणा किस शहर में हेली हब बनाया जाएगा? तो सबसे पहले शब्द को देख लेते हैं। ये बना हमारा हेलीकॉप्टर प्लस हब, यानी देश में जितने भी हेलीकॉप्टर हैं उन सबको एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। उनकी सुविधाओं से संबंधित है, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, रिफ्यूलिंग वगैरह सभी की सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये देश का पहला हेली हब है जो हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया जाएगा। और अगर हम बात करें हेली हब किसके अंतर्गत आता है, किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो ये आता है हमारे नागरिक उड्डयन विभाग, इसके अंतर्गत ये आता है। और हरियाणा में इसके प्रभारी कौन है? दुष्यंत चौटाला इसके प्रभारी है। और हेली हब के साथ ही एक और हवाई अड्डा हरियाणा में है जिसके विस्तार एवं विकास की बात की गई है, उसका नाम है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। इसके विकास एवं विस्तार की बात भी साथ ही साथ कही गई है। और ये हरियाणा के किस जिले में है? हिसार में। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, हेली हब गुरुग्राम में बनाया जाएगा। तो चलिए हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पद्मा स्कीम किससे संबंधित है? पद्मा स्कीम MSME से संबंधित है। तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ MSME एडवांसमेंट। और MSME की फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो पद्मा स्कीम का संबंध हमारा किससे है? MSME से। और इसका हरियाणा से क्या संबंध है? तो पद्मा जो स्कीम है इसके लिए हरियाणा में एक पॉलिसी बनाई गई है जिसका नाम है लैंड पूल पॉलिसी। ये आपको ध्यान में रखनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पद्मा स्कीम के लिए हरियाणा में कौन सी पॉलिसी बनाई गई है? लैंड पूल पॉलिसी। इसके अंतर्गत जितने भी ग्रामीण हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें उनको फ़ायदा होने वाला है और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। वो अपने उद्योग वगैरह लगा सकते हैं, छोटे मोटे जितने भी चाहे। तो पद्मा स्कीम का संबंध किससे है? MSME से। हरियाणा में इसके लिए कौन सी पॉलिसी बनाई गई है? लैंड पूल पॉलिसी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में ई मोबिलिटी, यहाँ पे ही आएगा, ई मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे? हरियाणा में कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे? तो इसका उत्तर है हमारा 5। तो हरियाणा में कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे? 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। और प्रत्येक सेंटर के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 5 सेंटर खोले जाएंगे और प्रत्येक सेंटर के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? 5 करोड़ रुपए। और इसी के साथ इसमें 20 ITI शामिल की गई है। कितनी ITI शामिल की गई है? 20 ITI। और उनको कितने कितने रुपए दिए जाएंगे? 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना इसमें, हरियाणा में ई मोबिलिटी के क्षेत्र में कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे? 5। और प्रत्येक सेंटर को कितने कितने रुपए दिए जाएंगे? 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 5 करोड़ रुपए। और इसके साथ कितनी ITI है प्लस में? 20 ITI, जिनको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसके अंतर्गत किन वाहनों को शामिल किया गया है? इसके अंतर्गत 2 पहिया, 3 पहिया और 4
पहिया जो वाहन है उनको शामिल किया गया, वाहनों को शामिल किया गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और 5 सेंटर ये खोले जाएंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सोलर पंप लगाने में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो सोलर पंप लगाने में हरियाणा का देश में पहला स्थान है। तो साथियों, सोलर पंप किस स्कीम के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं? PM कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाए गए और इसी के अंतर्गत हरियाणा का पहला स्थान है। तो अगर हम बात करें PM कुसुम योजना की फुल फॉर्म की, तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान, ये इसकी फुल फॉर्म है PM कुसुम योजना की। और इसी के अंतर्गत जितने भी 50 हॉर्स पावर से कम के नलकूप जो बिजली से चल रहे हैं उनको सोलर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। किससे? 50 हॉर्स पावर से कम बिजली से चलने वाले सोलर पंपों को सौर पंपों में बदला जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। किससे? 50 हॉर्स पावर से कम के जो बिजली से चलने वाले सौर पंप है, जो नल है, उनको किस में बदला जाएगा? सौर पंपों में बदला जाएगा। तो ये था हमारा, किसके अंतर्गत आती है ये सोलर पंप? प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत हरियाणा का पहला स्थान है और इसकी फुल फॉर्म ये है। और कितने हॉर्स पावर से नीचे? 50 हॉर्स पावर से नीचे जितने विद्युत से चलने वाले नलकूप है उनको सौर पंपों में बदला जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा को कितने पदक मिले? इंडिया स्किल, इसमें हरियाणा को कितने पदक मिले? जो ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, तो इसमें हरियाणा को 11 पदक मिले हैं, जिनमें से 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 1 कांस्य पदक। और जो 3 है हमारे उत्कृष्टता पदक। ठीक है, 3 इसमें स्वर्ण पदक है, 4 रजत है, 1 कांस्य और 3 उत्कृष्ट पदक। अगर हम स्वर्ण पदक की बात करें, किस किस को इसमें शामिल किया गया, स्वर्ण पदक किस किस को मिले हैं, उनमें सबसे पहले सोनू लाठेर, इसको किस में मिला स्वर्ण पदक? ऑटो बॉडी रिपेयर में, ऑटो बॉडी रिपेयर, इसमें इसको स्वर्ण पदक मिला। और नंबर 2 पे किसने मिला इसमें? अनुराज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और नंबर 3 पे मनीष कुमार को किस में मिला है? वेल्डिंग श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो ध्यान रखना, इंडिया स्किल 2021 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हम हरियाणा को कितने पदक मिले हैं? 11, जिसमें से स्वर्ण पदक 3 है, सोनू लाठेर, अनुराग और मनीष कुमार। अगर हम बात करें इस प्रतियोगिता की, तो इसको प्रतिवर्ष कौन आयोजित करवाता है? इस प्रतियोगिता को प्रतिवर्ष NSDC द्वारा आयोजित करवाया जाता है। NSDC राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। और ये प्रति 2 वर्ष में एक बार होती है, यानी 2 वर्ष में इसको एक बार करवाया जाता है।
प्रति हर वर्ष नहीं होती है, प्रति वर्ष नहीं होती, प्रति 2 वर्ष में इसको आयोजित करवाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा से गुजरने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर व वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर हरियाणा में कितने नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे? तो इसमें हरियाणा में 10 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ईस्टर्न डेडिकेटेड व वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में हरियाणा कितने स्टेशन शामिल है? 10 स्टेशन शामिल है। तो अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा और किस देश के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट यानी FI पर हस्ताक्षर किए? USA, कनाडा, UK या ऑस्ट्रेलिया? तो हरियाणा ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए UK के साथ फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट पर साइन किए हैं। किसके साथ साइन किए हैं? UK के साथ। तो ये था हमारा सवाल। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में चर्चा में रहा एस्मा क्या है? तो इसको हम देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है एस्मा के बारे में। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, यानी एस्मा क्या है? एक कानून है, और ये कानून उन सभी महत्वपूर्ण सर्विसेज के लिए है जो हमारे लिए, जैसे स्वास्थ्य कर्मचारी या पुलिस कर्मचारी जो हड़ताल करने वाले हैं, उन पर ये लगाया जा सकता है। ये केंद्र का कानून है जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, और हरियाणा में ये चर्चा में कब रहा था? हरियाणा में मेडिकल के जितने भी कर्मचारी हैं, उन्होंने 14 जनवरी को हड़ताल की चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने ये लागू किया था। हड़ताल की चेतावनी दी, क्योंकि हमें पता है अगर वो हड़ताल करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सर्विसेज है ये, चाहे पुलिस हो या फिर स्वास्थ्य कर्मचारी हो, तो उनको रोकने के लिए एस्मा कानून लाया गया था हरियाणा में। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था। तो ये क्या है? एस्मा एक कानून है। ठीक, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा में कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं को खेल विभाग में नौकरी मिलेगी? हरियाणा में कितने राष्ट्रीय युवाओं को? तो इसमें हमारा आंसर है 52 युवाओं को, 52 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं को नौकरी मिलेगी। 52 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को नौकरी दी जाएगी। ग्रुप C में या D में किसी भी प्रकार की इनको नौकरी दी जा सकती है। इस बात का आप ध्यान रखना। कितने हैं? 52। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 10वां, राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन है? रेणु भाटिया, प्रीति भारद्वाज, रेखा शर्मा या अनुपमा? तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है हमारी रेणु भाटिया। और ये कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए नियुक्त की गई है। अगर हम बात करें प्रीति भारद्वाज की, ये राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, इसको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और रेखा शर्मा ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, तो राज्य के महिला आयोग की अध्यक्ष है रेणु भाटिया, उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज, और ये रेखा शर्मा क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। अगर हम बात करें अनुपमा की, ये है महिला एवं बाल विकास की प्रधान सचिव। इनको आप ध्यान में रखना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में किस राज्य के साथ बांध निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? हरियाणा ने। तो हरियाणा ने हिमाचल के साथ
बांध निर्माण समझौते पर ज्ञापन किया। किसके साथ किया? हिमाचल के साथ। और अगर हम उस बांध के नाम के बारे में पूछा गया आपसे, तो उस बांध का नाम क्या है? आदि बद्री बांध। ठीक है, किस बांध की बात करें हम? जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे हरियाणा और हिमाचल में। कौन सा बांध है वो? आदि बद्री बांध। और इसमें से 20 क्यूसेक पानी कहाँ छोड़ा जाएगा? सरस्वती नदी में, वती नदी में छोड़ा जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। और वही इसकी चौड़ाई लंबाई की खास बात नहीं है ज़्यादा कुछ, तो ध्यान रखना। हिमाचल के साथ समझौता ज्ञापन हुआ है और बांध का नाम है आदि बद्री बांध। पानी कितना? 20 क्यूसेक पानी सरस्वती नदी में छोड़ा जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेंट का भारत में पहला ट्रायल किस राज्य में शुरू होगा? तो इसका ट्रायल हरियाणा में शुरू किया जाएगा। ऑयल इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेंट का जो पहला ट्रायल है हरियाणा में शुरू किया जाएगा। और इसमें क्या होगा? इसमें 5% माइलेज बढ़ेगी, वह प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण कम होगा। अगर मैं बात करूं हरियाणा के परिवहन मंत्री की, तो हरियाणा का परिवहन मंत्री कौन है? हरियाणा का परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। और ये हरियाणा के किस शहर से, जो इसका ट्रायल है हरियाणा के किस शहर से शुरू किया गया है? बल्लभगढ़। हरियाणा के भी बल्लभगढ़ शहर से इसका ट्रायल शुरू किया गया और इसके अंतर्गत 10 बसों का प्रयोग किया गया। कितनी बसों का प्रयोग किया गया? 10 बसों का। तो इस बात को आप ध्यान रखना। जो ये ट्रायल है हरियाणा में शुरू किया गया, हरियाणा के परिवहन मंत्री है मूलचंद शर्मा, इसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में, बल्लभगढ़ शहर में कितनी बसों का प्रयोग किया गया? 10 बसों का। और इसमें 5% माइलेज आपकी बढ़ेगी और प्रदूषण कम होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा राज्य सूचना आयोग के भवन का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखा गया है? तो ये आपके ऑप्शन है भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या चौधरी छोटू राम। तो इसका उत्तर हमारा सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। और हरियाणा राज्य का सूचना आयोग के जो भवन का निर्माण है वो किस जिले में किया जा रहा है? इस भवन का निर्माण पंचकुला में। कहाँ पर किया जा रहा है? पंचकुला में। और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। हरियाणा में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कितने स्थानों पर पराक्रम दिवस का आयोजन किया गया था? तो 125वीं जयंती पर हरियाणा में 75 स्थानों पर पराक्रम दिवस का आयोजन किया गया था। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और हरियाणा में इसकी 125वीं जयंती पर 75 स्थानों पर पराक्रम दिवस का आयोजन किया गया था। और साथ ही साथ हरियाणा में हरियाणा बोलेगा जय हिंद बोस। क्या? हरियाणा बोलेगा जय हिंद बोस। इस नारे के साथ, ये क्या है? एक नारा। इस नारे के साथ हरियाणा में 495 कार्यक्रम आयोजित किए गए। लगभग कितने? 495 कार्यक्रम आयोजित किए गए। बात को आप ध्यान में रखोगे, महत्वपूर्ण सवाल है ये। ठीक है। और उसके बाद और इसी के साथ साथ हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उसने पराक्रम दिवस पर
पराक्रम दिवस पर चंडीगढ़ में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। पूछा जा सकता है आपसे, मनोहर लाल खट्टर ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया पराक्रम दिवस के अवसर पर? तो चंडीगढ़ में। तो इस बात को आप ध्यान रखना। भवन का निर्माण पंचकूला में करवाया जाएगा। किसके नाम पे? सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। हरियाणा में कितने स्थानों पर पराक्रम दिवस मनाया गया 125वीं जयंती पे? तो 75 स्थानों पर। और हरियाणा में लगभग 495 कार्यक्रम आयोजित किए गए। नारा क्या था? हरियाणा बोलेगा जय हिंद बोस। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14वां, हरियाणा में हर साल कितने युवाओं को साहसिक खेल प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो इसका उत्तर है हमारा 1000 युवाओं को हर साल साहसिक खेल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो अपने रोजगार बढ़ा सकें और इस प्रशिक्षण के अंतर्गत अपने नए रोजगार के अवसर तलाश कर सके। तो इस बात को आप ध्यान रखना, कितने युवाओं को? 1000 युवाओं को। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा के कितने बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए गए? हरियाणा के कितने बच्चे? तो सबसे पहले तो ये बच्चे राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन सम्मानित किए गए हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन ये सम्मानित किया है। अगर मैं पूरे देश के बच्चों की बात करूं तो कितने देश में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनकी संख्या हमारे पास 61। देश के 61 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें से 2 बच्चे हरियाणा के शामिल हैं। कितने बच्चे शामिल हैं? 2 बच्चे हरियाणा के शामिल हैं, जिनका नाम, इनमें से एक का नाम है तनिष शेट्टी और दूसरे का नाम है आकर्ष कौशल। इस बात को आप ध्यान रखना। और तनिष शेट्टी को किस में मिला? नवाचार में। नवाचार के क्षेत्र में इसको सम्मानित किया गया है और इसको सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। तो ये था। कुल देश में कितने बच्चों को सम्मानित किया? 61। हरियाणा के 2, तनिष शेट्टी और आकर्षक कौशल। नवाचार में इसको और सामाजिक क्षेत्रों में आकर्षक कौशल को। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। हरियाणा में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? तो हरियाणा में कितने व्यक्ति हैं जिनको पद्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? तो इसमें हरियाणा के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, जिनमें से नीरज चोपड़ा, नंबर 2 पे सुमित अंतिल, अगर मैं नीरज चोपड़ा की बात करूँ, आप सबको पता है ये गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडल मिला था इसको जेवलिन थ्रो। और अगर मैं बात करूँ सुमित अंतिल, ये भी पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है और इसको भी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल मिला था। कितनी दूर फेंका था इसने? 68.55 मीटर। नंबर 3 पे हमारे कौन है? ओम प्रकाश गांधी, ओपी गांधी। इसको भी शामिल किया गया, पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है और इसको सामाजिक कार्य में दिया जाएगा पुरस्कार। नंबर 4 पे मोतीलाल मदान, इसको
साइंस एंड इंजीनियरिंग में साइंस एंड इंजीनियरिंग में दिया जाएगा। और लास्ट पे हमारे राघवेंद्र तंवर, इसको साहित्य एवं शिक्षा में, साहित्य एवं शिक्षा में पुरस्कृत किया जाएगा। और इसकी साहित्य रचना क्या है? इसकी पुस्तक का नाम है, जो पुस्तक का नाम काफ़ी बड़ा, मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसका, पॉलिटिक्स ऑफ शेयरिंग पावर, द पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, 1923 to 1947, इतना बड़ा नाम है। पॉलिटिक्स ऑफ शेयरिंग पावर, द पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, 1923 to 1947। तो इसकी किताब का नाम आप ध्यान रखोगे। तो 5 लोगों को चयनित किया गया है पद्म पुरस्कार के लिए। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट, सुमित अंतिल, ओपी गांधी, मोतीलाल मदान और राघवेंद्र तंवर। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 2 पदक है, एक तो राष्ट्रपति पुलिस पदक और एक सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक। तो कितने व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है? तो इसमें 14 अधिकारियों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें इनमें 14 अधिकारियों में 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है और अन्य 12 अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इस बात को ध्यान रखना, 2 अधिकारी जो वो राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किए गए और अन्य 12 पुलिस पदक से सम्मानित किए गए हैं। हरियाणा, और इसी के साथ हम देख लेते हैं हरियाणा के जो वर्तमान में डीजीपी का क्या नाम है। डीजीपी का नाम क्या है वर्तमान में है, जो उसका क्या नाम है डीजीपी का? तो उसका नाम है प्रशांत अग्रवाल। हरियाणा के वर्तमान डीजीपी का नाम प्रशांत अग्रवाल। कितने अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक? 2 को, और 12 को पुलिस पदक। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, भारत का, तो ये भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है? हमारे गुरुग्राम में है। और इसके अंतर्गत, चार्जिंग स्टेशन के अंतर्गत कितने चार्जिंग पॉइंट है? 100 चार्जिंग पॉइंट है। कितने चार्जिंग पॉइंट रखे गए स्टेशन में? 100 चार्जिंग पॉइंट है। इससे पहले देश का सबसे बड़ा चार्जिंग पॉइंट कहाँ पर स्थित था? नवी मुंबई। इससे पहले देश का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर था? नवी मुंबई में। लेकिन अब कहाँ पे है? गुरुग्राम में। इसको स्थापित और संचालित कौन करेगा? इन चार्जिंग स्टेशन को, इसको स्थापित व संचालित किसके द्वारा किया जाएगा? संचालित। ये भी आप ध्यान रखना, ये स्पेलिंग आपकी इलेक्ट्रीफाई द्वारा
इसको संचालित स्थापित किया जाएगा। ई नहीं है, ये इलेक्ट्रीफाई द्वारा किया जाएगा, ये कंपनी का नाम है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब जीतकर सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? ये हमारे ऑप्शन उन्नति, प्रगति, गीता या अनुपमा। तो सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? उन्नति। इसका उत्तर है हमारा उन्नति। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र तोमर, नरेंद्र कुमार, प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा या डॉक्टर कुमार पानीपति। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये हमारे प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र तोमर, जो कुरुक्षेत्र से संबंधित है। अगर हम बात करें नरेंद्र कुमार की, तो नरेंद्र कुमार का संबंध गुरुग्राम से है, गुरुग्राम से। और इसने बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। पहले का उत्तर है आपका ये, इस जो प्रश्न का उत्तर हमारा प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र, जो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष है। लेकिन नरेंद्र कुमार के बारे में आप एक बात को ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, जिसका क्या नाम है, किलीमंजारो, किलीमंजारो, किलीमंजारो पर 5 दिन में 2 बार चढ़कर तिरंगा झंडा फहराया है, तिरंगा फहराया है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो क्या एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इसके बारे में आप ध्यान रखना। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो पर चढ़कर 5 दिन में 2 बार चढ़कर तिरंगा झंडा फहराया है। मूल रूप से यह हिसार के रहने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से गुरुग्राम में आजकल ये रह रहे हैं, तो वहीं से इसका संबंध है। उसके बाद प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा की अगर हम बात करें, तो ये भी कुरुक्षेत्र से संबंधित है, और इसको हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा वर्ष 2019 व 20 का सर्वोत्तम यानी सर्वोच्चतम पुरस्कार, जिसका नाम है फ़ख्र-ए-हरियाणा, द्वारा सम्मानित किया गया है। और इसकी राशि कितनी है? 5 लाख। किस अकादमी द्वारा इसको दिया जाता है? हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा। जो ये पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा उर्दू अकादमी। और इसकी राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। और डॉक्टर कुमार पानीपत से, इसको भी यही पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2019 और 20 फ़ख्र-ए-हरियाणा से। और इसकी भी राशि कितनी है आपकी? 5 लाख रुपए है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए ये देखो नरेंद्र कुमार, इसको फिर से आप किलीमंजारो, महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राज्य युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है कमरुद्दीन जाकिर, अजय शर्मा, कृष्ण कुमार तूर, सुरेंद्र बंसल। तो देखते हैं इनके बारे में। कमरुद्दीन जाकिर, इसको वर्ष 2019 में हाली पुरस्कार है जो हरियाणा का, उसे नवाजा गया था। और हाली सम्मान, ये जो हाली पुरस्कार है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा, हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और इसका संबंध किस जिले से है? मेवात से, मेवात से। और हाली पुरस्कार की राशि कितनी है? इस पुरस्कार की राशि है हमारी 3 लाख रुपए। और फ़ख्र-ए-हरियाणा पुरस्कार की राशि है 5 लाख रुपए। इस बात का आप ध्यान रखना। तो कमरुद्दीन जाकिर मेवात से संबंधित है 2019 में हाली पुरस्कार। तो ये उसके बाद हम बात करें अजय शर्मा की, तो अजय शर्मा को राज्य युवा पुरस्कार से ही सम्मानित किया गया है। हमारा उत्तर क्या है? ये, इसको
राज्य युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें कृष्ण कुमार तूर की, तो इसको 2020 का हाली पुरस्कार दिया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। और सुरेंद्र बंसल जो कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं कुरुक्षेत्र से, इसको 2019 में उर्दू तर्जुमा निगारी सम्मान दिया गया था। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगर मैं बात करूं सुशासन संकल्पना वर्ष किस वर्ष को मनाया गया था, तो ये था हमारा 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया था? सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में। सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में किस साल को मनाया गया था? 2021 को। ये भी महत्वपूर्ण है। सुशासन परिणाम वर्ष 2021, सुशासन संकल्प वर्ष 2020, सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष 2022। तो इसका उत्तर हमारा ये। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा की किस पत्रिका को यूजीसी ने अपनी रिसर्च जर्नल की लिस्ट में शामिल किया है? किसने शामिल किया है? यूजीसी ने। तो ये ऑप्शन है हरिप्रभा, हरिगंधा, जैन प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर है हरिप्रभा। इस पत्रिका को यूजीसी ने अपने रिसर्च जर्नल की लिस्ट में शामिल किया गया। यह प्रदेश की पहली संस्कृत पत्रिका है, संस्कृत की पत्रिका है जो यूजीसी ने शामिल किया। ठीक है, ध्यान रखना, संस्कृत की पत्रिका। और यह है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा। हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका है। इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। हरियाणा प्रदेश की पहली संस्कृत पत्रिका जिसको यूजीसी ने अपनी रिसर्च जर्नल की लिस्ट में शामिल किया गया है, और यह हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका है। और इसके निदेशक कौन है इस पत्रिका के? डॉक्टर दिनेश शास्त्री इसके निदेशक है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम बात करें हरिगंधा के बारे में, यह हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है। आपसे पूछ सकता है इनके बारे में भी नॉर्मल कि ये हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है, 4 ऑप्शन में से पूछ सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। और अगर हम बात करें जैन प्रकाश की, तो यह हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है, जो कब से शुरू किया गया है? इसका प्रकाशन 1885 से इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, जैन प्रकाश हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में ई टिकटिंग मशीन की शुरुआत की जाएगी? पानीपत, हिसार, अंबाला या रोहतक? तो हिसार जिले से ई टिकटिंग मशीन की शुरुआत की जाएगी। सिंपल सा सवाल था, इसको ध्यान रखना।
उसके बाद हमारा अगला सवाल, हरियाणा के किस जिले को ला ज्यूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ला ज्यूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। करनाल, अम्बाड़ा, फरीदाबाद या गुरुग्राम? तो हरियाणा के करनाल जिले को ला ज्यूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इससे संबंधित एक और बात, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रोजेक्ट के तहत इस जिले में प्रदेश का, यानी करनाल में प्रदेश का पहला, क्या पहला, कल्चरल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखना। ठीक है, करनाल जिले में ला ज्यूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया करनाल जिले को, और इसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश का पहला कल्चरल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसमें देश का पहला कल्चरल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। किस जिले में प्रदेश का पहला कल्चरल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? तो आपका उत्तर होगा करनाल। और किस जिले में ला ज्यूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, किस जिले को? तो करनाल को। तो आप ध्यान रखना। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। 26वां सवाल है हमारा ये, गणतंत्र दिवस के अवसर पर शामिल होने वाली झांकी में हरियाणा के कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कितने शामिल हुए थे खिलाड़ी हरियाणा के? तो 10 खिलाड़ी शामिल हुए थे। इनमें से कौन कौन से देख लेते हैं, कुछ के 10 के नाम हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे बजरंग पूनिया आपको पता ही है, कुश्ती से। नंबर 2 पे रानी रामपाल, हॉकी। उसके बाद है योगेश्वर दत्त, ये भी कुश्ती से है। नंबर 4, ये खिलाड़ियों का किस खेल से संबंध है, ये आप ये भी ध्यान रखोगे, इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद है ममता खरब, ये हॉकी से। और नंबर 5 पे हमारा सुमित अंतिल, ये पैरा एथलीट है। नंबर 6 पे दीपक पुनिया, कुश्ती। नंबर 7 पे हरविंद्र, ये भी हमारे पैरा एथलीट है, आर्चरी से संबंधित है इसमें। और नंबर 8 पे है योगेश कुथुनिया, पैरा एथलीट। और नंबर 9 पे है रामपाल, पैरा एथलीट। और नंबर 10 पे है रंजीत, ये पैरा एथलीट है ये भी। तो इसमें 5 खिलाड़ी पैरा एथलीट से संबंधित है और 5 खिलाड़ी ये है, बजरंग पुनिया, रानी रामपाल, योगेश्वर दत्त, ममता खरब, सुमित अंतिल, दीपक पुनिया, हरविंद्र, योगेश कुथुनिया, रामपाल और रंजीत। तो ये 10 खिलाड़ियों को झांकी में शामिल किया गया था, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाली गई थी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। हरियाणा के किस जिले में विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित हब बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है हमारे पास हिसार जिले को विश्व का पहला ऊर्जा संचालित हब बनाया जाएगा। अगर मैं बात करूं गुरुग्राम की, तो इसमें हमारा क्या है, इंटरनेशनल सोलर इलायंस,
अलायंस है जो ग्वाली पहाड़ी पर स्थित है, ग्वाल की पहाड़ी पर स्थित है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस गुरुग्राम में स्थित है। और पहला सौर ऊर्जा संचालित हब, ये सौर ऊर्जा संचालित हब है जो कहाँ पर बनाया जाएगा, हिसार में। और ये क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो ग्वाल की पहाड़ी गुरुग्राम में स्थित है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। हरियाणा सरकार ने पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किस पॉलिसी को बनाने का निर्णय लिया? लैंड लूप पॉलिसी, पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। लैंड एक्विजिशन पॉलिसी, पंचायत लैंड लीग पॉलिसी, या इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा सरकार ने पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पंचायत लैंड पॉलिसी, पंचायत लैंड लीग पॉलिसी आएगा यहाँ पे, लीग पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया। कौन सी पॉलिसी है? पंचायत लैंड लीग पॉलिसी बनाने का निर्णय है। उत्तर हमारा 3। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। हरियाणा के किस गांव में उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय योग नियंत्रण केंद्र की शाखा स्थापित की जाएगी? क्या? उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय योग नियंत्रण केंद्र की शाखा। तो ऑप्शन है सुलारू, सुल्लर, नग्गर या उलाना। अगर मैं बात करूं सुलारू की, तो यह करनाल जिले में स्थित है। और यहाँ पर राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान स्थित है। ठीक है, सुलारू कहाँ पर पड़ता है? हमारा करनाल जिले में। और यहाँ पर क्या स्थित है? राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान स्थित है। और इसमें क्या किया जा रहा है? प्याज की नई गुलाबी किस्म, ये बात आप ध्यान रखें, महत्वपूर्ण बात है। नई गुलाबी रंग की प्रजाति, किस सब्जी की बात है? प्याज की। किस रंग की? गुलाबी रंग की प्रजाति, जिसका नाम है NHO 920 विकसित की गई है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सुलारू गांव है जो करनाल में है। और यहाँ पर क्या स्थित है? राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान स्थित है। यहाँ पर प्याज की गुलाबी रंग की प्रजाति, जिसका नाम है NHO 920 विकसित की गई है। अगर मैं बात करूँ सुल्लर गांव की, तो ये अंबाला में स्थित है। और यहाँ पर हरियाणा का दूसरा बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें नग्गर गांव की, तो ये नग्गर नहीं है, नग्गल गांव है, ले आएगी नग्गल गांव। ठीक है। अगर मैं बात करूं नग्गल गांव की, तो यहीं पर हरियाणा क्या होगा? उत्तर भारत का, हरियाणा का ही नहीं बल्कि उत्तर भारत का पहले राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा स्थापित की जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखना। और उकलाना में क्या है? उकलाना में जैसे देखो, सुल्लर गांव में दूसरा बायोगैस प्लांट था, तो उकलाना में हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट है, बायोगैस प्लांट स्थित है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसका उत्तर क्या है हमारा? नग्गल। कौन सा गांव है ये? नग्गल गांव। ठीक है। और इसकी लागत कितनी है? 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए में ये राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा स्थापित की जाएगी नग्गल गांव में। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल खिलाड़ी कौन कौन है? नंबर 1 पे दीक्षा डागर, बजरंग पूनिया, यश घनघस, सुनील कुमार। आपके इनमें से बताना है। ए
1 और 2, 2 और 4, 1 और 3 या 1 और 4। देखते हैं इसके बारे में। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल खिलाड़ी कौन कौन से हैं। तो एक तो है इसमें दीक्षा डागर जो हरियाणा के झज्जर जिले से संबंध रखती है, और इसका खेल कौन सा है, गोल्फ। किस खेल से संबंधित है ये, गोल्फ से, इसको शामिल किया गया। और दूसरे हमारे यश घनघस, और ये किस जिले से संबंध रखते हैं, पानीपत से, और इसका खेल है जूडो। इन दोनों को इसमें शामिल किया गया। तो हमारा उत्तर क्या है, 1 और 3, यानी ये हमारा उत्तर है। तो ये थे हमारे जनवरी महीने के महत्वपूर्ण सवाल। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, फ़ायदेमंद रहा होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं फरवरी महीने की महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।